नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तेजी से बांग्लादेश में हालात बदल रहे हैं या कहें बिगड़ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ये बांग्लादेश का पूरा कार्यक्रम तय किया था ना, जो ये लोग मान रहे थे कि हमारे हिसाब से बांग्लादेश चलेगा, हम उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तिब्बत पे नजर रखेंगे, वहां से नारकोटिक्स का ट्रेड चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ सोचा था। दरअसल अब स्थिति परिस्थिति उस मोड़ पर आकर पहुंच गई है कि यहां से हालात इतने खराब हैं कि उन लोगों के हाथ से भी चीजें निकल सकती हैं। और ये बानगी दिखती है जो उस्मान हादी का जो फ्यूनरल हुआ है ना, नमाज जनाजा जो पढ़ी गई, उससे जो हालात उत्पन्न हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि बांग्लादेश में अब कोई एक व्यक्ति होल्ड में नहीं है। वहां से कोई भी अपना गैम्बल खेल सकता है। भारत के लिए भी अब जो मैदान है वो खुला है। अगर भारत अपने पत्ते सही तरीके से खेलता है तो वो वहां से अपने लिए मुफीद स्थिति क्रिएट कर सकता है। और उसका संदेश भारत के आर्मी चीफ ने ऑलरेडी बांग्लादेश के आर्मी चीफ को कन्वे कर दिया है कि हमारे अप्रीहेंशंस क्या हैं। और आज बात होगी कि वो कौन है जिसको तैयार किया जा रहा है जो मोहम्मद यूनुस को बदल सकता है। यानी मोहम्मद यूनुस के विदिन ज्यादा नहीं है अब बांग्लादेश के अंदर। और सब ये चर्चा तो करते हैं कि भारत क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, उस पर बहुत विश्लेषण हो चुका, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन भारत ने गलती कहां करी उसको भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे, अगर बीमारी नहीं पता होगी तो इलाज कैसे ढूंढेंगे। इन सब विषयों पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले जो उस्मान हादी का अंतिम संस्कार हुआ, जो उसका फ्यूनरल हुआ, वहां पर जिस तरीके से उसे जिस जल्दबाजी से किया गया, जितनी वहां भीड़ आई, उसने दर्शाया कि किस तरीके से जो दिखता है ना कि पूरा बांग्लादेश उमड़ पड़ा है सड़कों पर। ढाका में, चिटेगोंग में, राजशाही में, खुलगांव में और पता नहीं कहां, खुलना में, हर जगह पूरा पूरा बांग्लादेश ऐसा लगा करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए हैं। ऐसा कुछ है नहीं। उस उस्मान हादी का अंतिम संस्कार करना था मंडे को। पूरी तैयारी थी। उन्होंने सोचा 2 दिन उसका पूरा का पूरा नुमाइश लगाएंगे, बांग्लादेश उमड़ के सड़कों पे आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें बहुत जल्दी ये अंदाजा हो गया कि भैया ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड भीड़ है ना, ये एक लिमिट से ज्यादा हम इसे लेके नहीं आ सकते। ऑर्गेनिक भीड़ होती है, 1975 में जेपी के पीछे चली थी, वो होती है ऑर्गेनिक भीड़। ऑर्गेनिक भीड़ होती है 2014 में जो हुआ था, वो ऑर्गेनिक भीड़ होती है। यहां कोई ऑर्गेनिक भीड़ नहीं दिखी, तो इन्हें समझ आ गया जल्दी से जल्दी निपटा दो, वरना अगर कैमरे घूमेंगे ना, पैन होंगे और भीड़ नहीं दिखेगी तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी हमारे पूरे कैंपेन की। हादी को लेके आए गए और कुछ हजार, 10,000, 20,000, मैं कह रहा 50,000 लोग होंगे। अगर आपका इतना बड़ा ही लीडर था तो उस भीड़, उसके लिए मात्र 50,000 आदमी, उस बांग्लादेश में 10 लाख आदमी सड़क पे होना चाहिए था उस जगह। लेकिन उनकी औकात नहीं थी, इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए इस सारा कार्यक्रम जल्दी से जल्दी निपटा दिया गया। यानी ये समझ आता है कि जो जनमानस है, हाँ आपने स्ट्रीट कैप्चर कर ली, लेकिन जो बांग्लादेशी आदमी है, जो वहां का रहवासी है, उसके मन में आप अपने लिए वो क्रेडिबल जगह नहीं बना पाए हैं। इसलिए उस्मान हादी के जनाजे में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। और उसके बाद जिस तरीके से वो जमात की भीड़, हिजबुल तहरीर की भीड़, अंसारुल बांग्ला की भीड़, शिविर की भीड़, जो सारे हैं, इस सारे के सारे वहां की संसद की तरफ भागते हैं, उस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। यानी कि साफ जो उनके मास्टर्स है ना, जिन्होंने ये भीड़ को इकट्ठा किया इनऑर्गेनिकली, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश में ये डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म कुछ नहीं चलेगा, इसे शरिया वाली जगह बनानी है। अब भारत के लिए सिरदर्द खड़ा करना है यहां से, ये पूरा का पूरा प्रयास है। और वहां पे शरिया नाफिज करके उस उन्मादी भीड़ को लागू कर देना है पूरे बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए जो संसद प्रतीकात्मक है वहां की डेमोक्रेसी के लिए, उस पर जानबूझ के हमला किया गया। वो संदेश है कि भैया अब यहां से नहीं चलेगा, अब किताब से चलेगा। ये पूरा का पूरा संदेश है। और इसीलिए मोहम्मद यूनुस वहां टोपी वोपी पहन के पूरा अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए पहुंचता है। और जितने ये संगठन है ना, जिनके अभी सबके नाम लिए, जिनको आईएसआई चला रही है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े हुए हैं सारे, अब उन्हें ये सब देखकर थोड़ा सा अपने अंदर ये गुमान होने लगा है कि हमने स्ट्रीट तो कब्जा कर ही ली है, पब्लिक हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम 2-3% बहुत है। हर जगह ये 2-3% ही खेल करते हैं। तो इन लोगों ने अब ये सोच लिया है कि जब सब कुछ हमें ही करना है, जब स्ट्रीट हमें ही कैप्चर करनी है, जब कल भारत की फौजी आएंगी उनसे हमें ही लड़ना है, जब इस बांग्लादेश को हमें ही शरिया स्टेट बनाना है, तो ये यूनुस कौन है? इस यूनुस की क्या जरूरत है?
इसके जितने एडवाइजर सब बैठे हैं तो मलाई चाट रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? ये तो थोड़े दिन में सामान वामान बेचेगा सारा, अपना 3-4 बिलियन $10 बिलियन इकट्ठा करेगा, भाग जाएगा, कुछ क्लिंटन को देगा, बेल्जियम में फ्रांस में वहां मजे से रहेगा। हमें अब इस पे कब्जा करना है। इसीलिए जो उस्मान हादी मारा गया ना, वैसे आपको एक फन फैक्ट बता दूं, उस्मान हादी को उसी के दोस्त ने मारा है, फैजल नाम का व्यक्ति है। और जब उसने ये सब कार्यक्रम किया, उससे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहा कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं कि उसके बाद पूरा बांग्लादेश जलेगा। यानी कि फैजल को पता था कि उस्मान हादी को मारने के बाद क्या होगा, यानी ये सब प्री प्लान था कि ये मरेगा तो क्या करेंगे, और वो फैजल को भी पता था। अब ये दिखाने के लिए पब्लिक को और यूनुस पर दबाव बनाने के लिए और अपनी जंग को और कंसोलिडेट करने के लिए ये जितने भी जिहादी हैं ना, इन्होंने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं तुम्हें, ये उस्मान हादी का जो किलर है उसे पकड़ के लाओ। कहां से पकड़ के लाएंगे? भारत में वो है नहीं, बांग्लादेश में वो है नहीं, ये बांग्लादेश में होता तो अब तक हो जाता, भारत में वो पहुंचा नहीं है क्योंकि भारत से उसका कोई संबंध नहीं है। कहां से ढूंढ के लाएगा मोहम्मद यूनुस? और अगर ढूंढ के लिया आया तो वो लोग पूछेंगे भैया तुम्हें अब कहां से मिला, पहले क्यों नहीं मिला? यानी कि उसके लिए मुश्किल है उन चीजों को जस्टिफाई करना, इसलिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा है कि अगर नहीं ढूंढ पाते ना तो जो एडवाइजर होम अफेयर्स है, यानी भारत में जैसे आप मान लीजिए अमित शाह हैं, भैया ऐसा है कि अपने एडवाइजर होम अफेयर को हटा दो, उसका इस्तीफा चाहिए। और जो प्रिंसिपल एडवाइजर है, स्पेशल असिस्टेंट, जो प्रिंसिपल एडवाइजर यानी कि यूनुस, उसका जो स्पेशल असिस्टेंट है ऑन होम अफेयर्स, उसका भी इस्तीफा चाहिए। यानी अब जो यूनुस की टीम के लोग हैं, और ध्यान दीजिएगा यूनुस की टीम में कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, सारे के सारे विदेशी हैं, यानी डुअल पासपोर्ट होल्डर है, बल्कि एनएसए तो डुअल पासपोर्ट होल्डर भी नहीं है, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है वहां का। यानी अब उनकी टीम के लोगों को अब वो नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें वहां से धीरे धीरे हटाएंगे और अपने लोगों को फिट करेंगे, और यूनुस का भी रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है कि अब यूनुस नहीं चाहिए। जितनी गंदगी होनी थी बांग्लादेश में, जो आज की अराजकता है, हम यूनुस के माथे मड़ेंगे, भारत के माथे मड़ेंगे, इसे बलि का बकरा बनाएंगे, इसे हटाएंगे। और अब अपना नया आदमी बिठाना उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। और जो व्यक्ति अब निकल के आ रहा है कि जो संभवतः, मैं ये नहीं कह रहा ये आएगा, लेकिन इसका नाम सबसे आगे चल रहा है और रिप्लेसमेंट माना जा रहा है कि अगर यूनुस कल को चला जाता है, भारत के प्रेशर में, जमात के प्रेशर में, या किसी भी तरीके से वो अपनी स्थिति को कमजोर करता है, क्योंकि हर खिलाड़ी वहां अलग खेल रहा है, इतनी टीम हो गई है ना, हर कोई टीम खेल रही है, जिहादी अलग खेल रहे हैं, सीआईए वाले अलग खेल रहे हैं, भारत अलग है, चाइना अलग है, यूनुस अलग है, हर कोई, हाँ किसी का किसी के साथ पैक्ट है वो अलग बात है, लेकिन मल्टीपल टीम्स वहां पर खेल रही हैं। तो उनमें से ही कुछ टीम ये चाहती हैं यूनुस हट जाए, और उसकी जगह जिस व्यक्ति को वो लाना चाहते हैं वो ये है, इसका नाम है महमूदुर रहमान, और ये एडिटर है, बांग्लादेश डेली है, अमार देश उसका। ऐसे बहुत से हैं, लेकिन ये फ्रंट रनर है कि अगर कल को यूनुस जाता है, क्योंकि ये उससे बड़ा रेडिकल है, ये उसकी जगह लेना चाहता है, ये तैयारी की जा रही है कि इसको वहां पर लेके आ जाए। मीडिया का आदमी है, प्रोपेगेंडा अच्छी से कर सकता है, और बांग्लादेशी है, वहां रहता है, तो आम बांग्लादेशी को कन्विंस करने के लिए भैया अब तो यूनुस पे टैग है, विदेशी है, बाहर भाग जाएगा, हम भी कह ही रहे हैं इस बात को, तो उसके एवज में इसको लाने का प्रयास है कि ये आ जाए और रेडिकल है और स्थिति को खराब करे और एंटी इंडिया सेंटीमेंट इकट्ठा हो। और भारत ने जो पूरा का पूरा कुछ किया 1971 से, बहुत गलतियां की, करूंगा आज उसके ऊपर बात, लेकिन जो कुछ भी किया उसको ये और खत्म कर सके। ये महमूदुर रहमान, इसकी बात चल रही है कि ये हो सकता है। और रेडिकलाइजेशन पता है कितना है बांग्लादेश में? जो दीपू चंद्र दास मरा है, अकेला मरा नहीं है, वो सब फोटो सबने देखी, उसे टांग दिया, जला दिया, सब कुछ है। उसकी फैमिली की 3-3 महिलाओं के साथ भी गलत व्यवहार हुआ है। वो शब्द बोलना नहीं चाहता मैं, वो कहीं किसी मीडिया रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुआ है। उसके बाद एक और हिंदू रिक्शा चलाने वाला, सिर्फ किस लिए उसे पकड़ लिया, उसे रॉक एजेंट बता दिया, क्योंकि उसके हाथ में कलावा था, ऐसा बिल्कुल ये जैसे मैंने बांधा ना, ये कलावा था उसके हाथ में। सिर्फ उसकी गलती ये थी कि बांग्लादेश में वो हिंदू था और हाथ में कलावा बांध रहा था, इसलिए वो रॉक एजेंट हो गया, आवामी लीग का आदमी हो गया। इसका नाम है गोविंद विश्वास। वो वीडियो चला नहीं पाया, जिस तरीके से व्यक्ति कांप रहा था जब इसे पुलिस ले जा रही थी, और जिहादी इसका कपड़े पकड़ के इसे खींचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इसे पता था कि इन 2 व्यक्तियों के हाथ में है मेरी जान, अगर इन्होंने छोड़ दिया मेरा हाल भी दीपू चंद्र दास जैसा हो जाएगा। यह स्थिति है वहां पर।
और इस स्थिति को भारत भी बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है। कल के ही शो में बताया था आपको, कल ही बताया था कि भारत सिर्फ और सिर्फ दो कारणों से रुका हुआ है। एक, जो वहां पर 1 से 1.5 करोड़ हिंदू रह रहा है, क्योंकि फौज को पहुंचने में, मान लीजिए फौज ने हमला कर दिया, क्या पूरे बांग्लादेश को हम कह रहे हैं चिकन नेक काट दिया, 2 चिकन नेक है, एक ऊपर वाला काट दिया, एक नीचे वाला काट दिया, ठीक है, लेकिन जो वहां हिंदू रह रहा है उसके साथ क्या होगा, भारत को वो भी समझना है। 1.5 करोड़ व्यक्ति है, अगर उसमें से कुछ हजार के साथ भी गलत हो गया तो आप समझिए क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है उस चीज के लिए। और 1971 में 30 लाख मारे थे। भारत उस चीज को बखूबी समझता है, उस युद्ध की विभीषक को समझता है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत चुप बैठा है, स्पष्ट संदेश दिया। जो भारत के आर्मी चीफ हैं उन्होंने बात की बांग्लादेश के आर्मी चीफ से, वकारुज्जमान से, कि ऐसा है जो तुम्हारी 5, 10, 20, 100 मान लो, 1000 मान लो, ये टटपूंजिए घूम रहे हैं, जो चलते फिरते ये आतंकवादी हैं। और एक और चीज कह दूं, इस दुनिया में पहली बार अगर किसी आतंकवादी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया तो मोहम्मद यूनुस है ये। तो द्विवेदी साहब ने भी साफ कह दिया वकारुज्जमान को कि भारत के एसेट पर, एक भी एसेट पर अगर हमला होता है ना बांग्लादेश के अंदर, तो भैया ऐसा है, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर हम क्या करेंगे ये हम तय करेंगे। एक रेड लाइन होती है, अगर माइनॉरिटीज पे हमला हुआ तो भारत का एक्शन प्लान तैयार है, वो निश्चित तौर पर वकारुज्जमान को कन्वे कर दिया गया। और ध्यान रखिएगा, भारत ने ही शेख हसीना को बचाया और भारत ने ही इसी वकारुज्जमान को बचाया। इसका तख्ता पलट होने वाला था, आईएसआई करवा रही थी। ये बखूबी जानता है भारत की क्या मजबूती है, भारत क्या कर सकता है अगर चाहे। देखिए, कमजोरी भारत की सिर्फ तब तक है कि जब तक वो करता नहीं है। जब हां हो गई उसके बाद नहीं रोक सकते। बस वो हां तक पहुंचने की जो देरी है ना, भारत वहीं अपना नुकसान करता है। जब प्रधानमंत्री को ओके बोलना है ना, यहां से और ओके बोलने तक का जो समय है वो भारत की कमजोरी है। उसके बाद भारत कहीं कमजोर नहीं है। ये वकारुज्जमान भी समझता है, और वो भी समझता है कि उसकी सेना इस लायक नहीं है, इस हैसियत में नहीं है कि भारतीय सेना से लड़ सके। मात्र कोई 48 घंटे, कोई 72 घंटे, जितना भी टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं कि साथी बचाने आएंगे, तब तक कार्यक्रम निपट चुका होगा। वो उसे भी पता है, और वकारुज्जमान को भी पता है कि हमारी आधी आर्मी ना यूएन के चंदे पे पलती है। जब तक विदेशी पोस्टिंग नहीं मिलती, घर में एक बांग्लादेशी सैनिक के घर में ढंग से सैलरी नहीं आती है। और अगर बांग्लादेश में युद्ध छिड़ गया और भारत से युद्ध हो गया तो सारे वापस बुलाने पड़ेंगे। सैलरी में दे नहीं सकता, थोक में यहां मरेंगे, मेरा गर्दन पकड़ेंगे। तो सेना को बखूबी पता है, ये जो जिहादी घूम रहे हैं, ये जितने भी लोग घूम रहे हैं सड़क पर, इन्हें कोई ये तो डिस्पोजेबल एसेट है। उस सेना को पता है कि हमारा क्या नुकसान हो सकता है। तो भारत को मैसेज दिया उन्होंने भी कि ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, कहीं कोई गलत नहीं होने देंगे। यानी एक एश्योरेंस है भारत के लिए। और भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, MEA, उसने भी अपना स्पष्ट संदेश दिया है कि जो ये हुआ है ना दीपू चंद्र दास के साथ, माइनॉरिटीज के लिए हम बहुत संवेदनशील हैं। और एक लाइन और जोड़ दी इसमें कि भैया ऐसा है कि विजुअल एविडेंस हमें दिखे हैं पब्लिकली, और इंडिया भी कमिटेड है, जितने भी फॉरेन ऑफिसेज हैं भारत के अंदर, उनकी सुरक्षा के लिए हम भी बड़े कमिटेड हैं। यानी साहब कह दिया भैया, वहां अगर सुरक्षित नहीं है ना तो यहां वालों की भी गारंटी नहीं है। पीछे किया था ना किसने, इंग्लैंड, कनाडा की या इंग्लैंड की, मुझे याद नहीं आ रही, उसकी एम्बेसी के बाहर से सारी सुरक्षा हटा दी गई थी, चिल्लाते हुए आए थे। तो भैया बांग्लादेशियों, अगर भारत के किसी एक व्यक्ति को भी नुकसान हुआ तो भारत में भी कई करोड़ बांग्लादेशी हैं। और पिछली बार तो 1971 में जो माइग्रेशन हुआ तो बांग्लादेश से भारत की तरफ हुआ था। इस बार भारत से बांग्लादेश की तरफ होगा तो समझ जाइएगा ये स्थिति है। यहां ज्यादा है भागने वाले, इसीलिए बांग्लादेश को भी वो स्पष्ट संदेश है। और ये देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू है उसकी स्थिति ये है कि कभी पूर्ण रूप से हिंदू हुआ करता था बांग्लादेश में, 71 में छोटे छोटे से रेड डॉट्स बचे, और आज है ही कितने। जिस तरीके से नरसंहार वहां पर चल रहा है, ब्लास्फेमी के नाम पर किसी को भी पकड़ लो, दीपू चंद्र दास से इस्तीफा दिलाया गया, पुलिस को सौंपा गया, और पुलिस की
कैद में से निकाल के उसको मारा गया। ये गोविंद विश्वास रिक्शा चालक, कलावा बांधने की वजह से, और सबको ब्लास्फेमी कि भैया बेअदबी की है, नाम नहीं ले रहा किसकी, उसकी, और इस चक्कर में कार्यक्रम कर दिया। ये सब चल रहा है वहां पर। लेकिन कुल मिलाकर भारत ने अपना स्पष्ट संदेश दिया कि भैया इससे ज्यादा हम झेलेंगे नहीं। वरना जिस तरीके से अब तो सोशल मीडिया पे ही एक्शन प्लान डिस्कस होने लगे हैं कि भारत कैसे मैप करेक्शन कर सकता है, निश्चित तौर पर ये सब वॉर गेमिंग हमारी सेनाओं ने, हमारी सरकारों ने की होंगी। उन्हें पता है कि किस तरीके से करना है। उनकी लाइफलाइन क्या है? चिटागोंग पोर्ट है ना, 2 पानी के जहाज खड़े कर दो, नेवी के 2 शिप खड़े कर दो, चिटागोंग पोर्ट में एक सामान नहीं पहुंचेगा। जितने जिहादी गाड़ी में बैठकर, बाइक पे बैठकर आ रहे हैं ना, STSJ और फला फला वाले नारा लगाते हुए, उनकी गाड़ी और बाइक में पेट्रोल डालने का पेट्रोल नहीं बचेगा, क्योंकि सप्लाई लाइन काट दी जाएंगी, तो पैदल घर जाना पड़ेगा। जब इनकी सेनाएं पहुंचेंगी ना बॉर्डर तक और पीछे से सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि नेवल ब्लॉकेड हो चुका होगा, तो लड़ लेंगे ये। जब नेवल ब्लॉकेड हो जाएगा तो जो पाकिस्तानी, अमेरिका, ये जब सप्लाई भेजेंगे, कहां से भेजेंगे? भैया तुम 3 तरफ से भारत से घिरे हो, 4थी तरफ समुद्र है, वहां भी भारत खड़ा है, कैसे करोगे तुम? भारत से लड़ोगे? कम से कम अपनी ज्योग्राफी ही तो समझ लो। मतलब बुद्धि नहीं है, किताब में नक्शा तो देख सकते हो, उतना तो होना चाहिए। लेकिन होता है ना कि जब आर्टिफिशियली पंप्ड होती हैं कोई चीजें, तो ऐसे ही होता है। जब असली में स्थितियां समझ आएंगी ना, ग्राउंड सिचुएशन, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर, अभी बांग्लादेश की स्थिति यह है कि वहां पे टर्की के जो बायरक्तार ड्रोन्स हैं वो भी देखे जा रहे हैं, यानी कि छुटपुट सामान भेजा जा रहा है। खैर, बायरक्तार ड्रोन्स पहले भी थे, उनमें से 1-2 भारत ने गिरा भी दिए थे। और एक और अपडेट है कि आज बांग्लादेश की जो BGB है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से, BBG जो भी है, उसने भारत का एक BSF का जवान, उसको भी अगवा कर लिया है। और अब वो उन्हीं की एक तरीके से, जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है उसके अपोजिट साइड से उन्होंने उसको, क्या काउ स्मगलर के पीछे BSF के कुछ जवान उनको चेस कर रहे थे, भाग रहे थे, वो बांग्लादेशी टेरिटरी में गलती से भारत का एक जवान पहुंच जाता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, रिवील नहीं करूंगा, उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लगभग लेकिन सुबह 5:15, 5:30 बजे के आसपास उसको जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने पकड़ लिया है। तो कुल मिलाकर बॉर्डर पर स्थिति निश्चित तौर पर थोड़ी टेंस है, लेकिन दूसरी जो पक्ष है उसे बहुत बेहतर तरीके से पता है कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहां तक इन चीजों को रोक सकते हैं। और इस सब चीजों के बाद एक चीज और डिस्कस करनी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत ने इन पिछले 50-60 सालों में क्या गलत किया है बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, और वही गलती वो भारत में भी कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती भारत की ये रही कि भारत ने जब बांग्लादेश को बनाया तो बांग्लादेश छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे आपको अपना आदमी प्रधानमंत्री बनाना था, सरकार को अपने हिसाब से चलाना था, नहीं। आपने दरअसल उसे एज अ लैब, एक्सपेरिमेंट के तौर पर उस डीप स्टेट के लिए, उस पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया, जिसने अपने जो साइकोलॉजिकल, जो ब्रेन वॉश करने का तरीका है, जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आपने उसे एक ओपन स्पेस के तौर पर छोड़ दिया। उसका जो रेडिकलाइजेशन हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, जो उसका रेडिकलाइजेशन हुआ लोकल इमाम के माध्यम से, जो उसका रेडिकलाइजेशन हुआ इन जमातियों, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर, आपने उसे एज अ ओपन स्पेस इन लोगों के लिए छोड़ दिया। ये एक मायोपिक, दूरदृष्टिता की कमी है हमारी सरकारों में। कोई सरकार हो, पुरानी हो, ये वाली हो, हर एक के लिए है ये। 2014 से हमने कोई बहुत बड़े तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम जहां थे वहीं हैं इस मामले में, रेडिकलाइजेशन वाले मामले में। हमने वो रेडिकलाइजेशन होने दिया, वो ओपन ग्राउंड उनके लिए छोड़ा और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और जिन लोगों को हमने कभी आजाद कराया था, उन्हीं के बच्चे आज रेडिकलाइज हो रहे हैं। और वो जो रेडिकलाइज्ड यूथ है, वही कल का पॉलिटिशियन है बांग्लादेश का। वही आर्मी में जाएगा, वही इंटेल ऑफिसर बनेगा, वही जर्नलिस्ट बनेगा, और वही भारत के खिलाफ ये सारा कार्यक्रम कर रहा है। तो जो हमने गोला बारूद खरीद लिया, हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाया, हमने एड दे दी, 3 क्रेडिट लाइन है बांग्लादेश के नाम पर, $8 बिलियन से ज्यादा का पैसा दिया हमने पिछले कुछ सालों में। 93 बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं हम बांग्लादेश के अंदर। लेकिन क्या ये बहुत है? नहीं, क्योंकि आपने वो जगह छोड़ दी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, दिमाग,
पब्लिक का जो साइकोलॉजी थी, साइकी थी, वो आपने खाली छोड़ दी, उसको किसी और ने स्पेस को कवर किया। आपने तो टर्की को भी पैसा दिया था, क्या हुआ वहां पर? वही टर्की बैरक्टर ड्रोन भेज रहा है। तो क्रेडिट लाइन से, एड से काम नहीं चलता है। और मेरा ये स्पष्ट संदेश है, मोदी जी को भी मैं यही कहूंगा, इन पैसों से कुछ नहीं होगा। और यही गलती आप अपने देश के अंदर कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं मकान दे देंगे, दुकान दे देंगे, नलका दे देंगे, गैस दे देंगे, ये दे देंगे, आप सोने की सड़कें बिछा देंगे। नहीं होगा कुछ। उन्हें नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि वो इस दुनिया के लिए जी ही नहीं रहे, वो तो जी ही दूसरी दुनिया के लिए रहे हैं। जब तक इस मेंटलिटी के रेडिकलाइजेशन को आप साफ नहीं करेंगे, आप कितने ही हथियार खरीद लीजिए, आप कितना ही सोशल जस्टिस कर लीजिए, आप कितनी ही स्कीम्स चला लीजिए, कोई फायदा नहीं है। बांग्लादेश हो या भारत हो, स्थिति सेम है, क्योंकि सब सेम जो बीज है ना, वहीं से निकला है सारा कार्यक्रम। और आपको अपनी पावर को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, डीरेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा। अमेरिका सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है, रशिया रिफ्लेक्सिव कंट्रोल है, चाइना आपका 3 वॉरफेयर जो डॉक्ट्रिन है कि पब्लिक को कैप्चर करो, लीगल एरिया को कैप्चर करो, साइकोलॉजी को कैप्चर करो, वो उसका इस्तेमाल करता है। आपको अपनी डॉक्ट्रिन बनानी पड़ेगी बाहर के लिए, अपने लिए, कि किस तरीके से आप इस मास को जोड़ के रख सकते हैं राष्ट्र के नाम पर। जब तक ये रेडिकलाइजेशन चलता रहेगा, जब तक आप डीरेडिकलाइजेशन नहीं करेंगे, कुछ भी काम कर लीजिए। मैंने इसीलिए कहा, जब तक मर्ज का पता नहीं लगेगा बीमारी क्या है। बीमारी तो यही है, और इसी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी इंडिया सेंटीमेंट, रेडिकलाइजेशन धर्म के नाम पर। और वो रेडिकलाइजेशन किसी भी नाम पर हो सकता है, धर्म के नाम पर हो सकता है, रेस के नाम पर हो सकता है, नेशनलिटी के नाम पर हो सकता है। लेकिन आसपास जनरली एक ही चीज को पकड़कर हो रहा है। तो जब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी, जब तक भारत ये गलती नहीं सुधारेगा। 1947 में आपने ये शुरुआत की, या जिसने भी की, कि भैया बुरा ना लग जाए, अपने आप को स्टेट्समैन बनाना था, और सबने वही कंटिन्यू किया। और 2014 के बाद भी वही गलतियां हो रही हैं। कश्मीर में क्या आपने डीरेडिकलाइजेशन कर लिया? हम सब कहते हैं भैया, मैं भी खुद कहता हूं, इतने करोड़ टूरिस्ट आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, इतनी सड़कें बन गई हैं, वो बन गया है, फिर भी पहलगाम हो जाता है, फिर भी पठानकोट हो जाता है, फिर भी पुलवामा हो जाता है, उसमें कश्मीरी भी हैं। भैया डायरेक्ट नहीं होंगे, सपोर्ट तो कर रहे हैं, यानी कि अभी भी वो जहनियत है वहां पर। जब तक ये रेडिकलाइजेशन खत्म नहीं होगा, ना ही सिर्फ अपने देश में बल्कि आसपास, जब तक आप सुरक्षित नहीं है। छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर है, दिल्ली में अभी देख लीजिए क्या हुआ। इसलिए भारत ये गलती कर रहा है, और आज भी कर रहा है, और आगे के लिए कोई क्लियर रोड मैप भारत के पास नहीं है। ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी गलती सभी सरकारें करती आई हैं। भैया जो प्रोग्रेस है ना, जनता अपने आप कमा खा लेगी, और जनता ही करती है, सरकारें कुछ नहीं करती। लेकिन सरकारों को जरूरी है एक प्रोसेस बनाएं। गवर्नेंस यही है कि आप अपने पब्लिक को सही तरीके से चला सकें। उसके लिए जो चीजें जरूरी है, कम से कम वो तो करिए। खैर, इस पे जो भी इन बांग्लादेश के ऊपर जो भी खबरें आएंगी, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन हाँ, आखिर में फिर से सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मर्ज को समझिए, कॉज को समझिए, जब इलाज होगा। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।